गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होता है। तो जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है ऐसे वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का पावर क्या हो, लीनियर हो। ठीक है, वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो, वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण। ठीक है, ये तो रहा आपका रैखिक समीकरण। यहाँ पे बोला गया रैखिक समीकरण निकाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो हम कोई रैखिक समीकरण निकाय की बात करें तो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू ले लेते हैं d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू ले लेते हैं d2। ठीक है, और एक ले लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू ले लेते हैं d3। ये जो मिला हमारा, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये कोई रैखिक समीकरण निकाय है। यदि हम इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम को सॉल्व करें तो कैसे इसको बताना रहता है कि इस इस निकाय का कोई हल है कि नहीं है, और हल है तो कैसा हल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो समीकरण निकाय है, रैखिक समीकरण निकाय है जिसको बोलेंगे, इसका हल करने के लिए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अवयव रूप, जिसको बोलेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, और ये थर्ड, और ये हो जाएगा आपका a3 b3 c3। ठीक है, इनटू होता है आपका x y z इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, जहां ये आपका हो गया कैपिटल A, ये हो गया आपका कैपिटल X, और ये हो गया आपका B। ठीक है, a इंटू x इक्वल्स टू b, इसका फॉर्म हो गया ax इक्वल्स टू b। ठीक है, जहां पे ये तो हो गया आपका इसका, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म लिए वो किस तरीके से रहता है उसको ले लिए, ये इसको ले लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे ये जो समीकरण, यहाँ तक तो हमने समीकरण 2 मान लिया। अब देखेंगे जब इस d1 d2 की वैल्यू यदि 0 होती है, ठीक है, तो ये जो समीकरण निकाय है, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने माना, ये कहलाता है आपका समघात रैखिक समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल A है ये कहलाएगा आव्यूह का गुण, पर फिर A क्या कहलाएगा, गुणांक आव्यूह कहलाएगा। A गुणांक आव्यूह है। ठीक है, और यदि d1 d2 d3 बराबर 0 मिलता है तो ये जो समीकरण 1 है, ये रैखिक समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, समघात कहलाएगा। ठीक है, यदि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0, तब समीकरण 1 क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, या बोल सकते हैं तब रैखिक समीकरण निकाय 1 क्या कहलाएगा, समघात कहलाएगा। ठीक है, समघात कहलाता है। अब ये तो रहा जब d1 d2 d3 की वैल्यू 0 हो तो ये कहलाएगा समघात रैखिक समीकरण निकाय कहलाएगा। और यदि इसी में हम बोल दें कि d1 d2 d3 में यदि कम से कम एक क्या हो, शून्येतर हो, कहने का मतलब है यदि कम से कम एक की वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो, तब ये जो समीकरण निकाय है ये कहलाएगा असमघात रैखिक समीकरण निकाय कहलाएगा। ठीक है, और लिख लेंगे
यदि D1 और यदि D1 D2 D3 में कम से कम एक शून्येतर हो तब समीकरण निकाय असमघात कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक है इसमें का आपका असमघात है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो समीकरण है आपका, ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो इस समीकरण जिसको हम मान के सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी मान लो आप, इस समीकरण एक को संतुष्ट करता है तो वह मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कंडीशन है, ये दो कंडीशन होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। कंडीशन फर्स्ट संगत के लिए यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 आता है। ठीक है, यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें ए का मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, तो वो यदि नॉट इक्वल 0 आता है तो हम इस रैखिक समीकरण निकाय का संगत हल बोल सकते हैं। ठीक है, तब वो संगत हल कहलाएगा। और यदि नहीं आता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0, तब समीकरण निकाय संगत हल होगा। ठीक है, तब समीकरण निकाय का संगत हल होगा। और बोल सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसके आगे हम क्या कर दें, यहाँ पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, फिर यहां से हम लेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए फिर x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। चूंकि आपके पास ए इनवर्स ए की वैल्यू आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो यहाँ पे आई क्या है आपका, आइडेंटिटी क्या है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव कहने का मतलब क्या है, ये हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ठीक है, तत्समक अवयव है तो आई एक्स हमें पता है कि आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस समीकरण निकाय यदि संगत हल रखता है, हाँ, तो ये कहलाएगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हमें मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं समीकरण निकाय का समीकरण निकाय संगत हल रखता है और ए इनवर्स का अस्तित्व रहता है। ए इनवर्स का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि x इक्वल्स टू क्या मिला, ए इनवर्स b मिला। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंडीशन फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ किया कि फर्स्ट कंडीशन हमने बनाया कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ठीक है, यहां से हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि समीकरण का हल होगा। और सेकंड कंडीशन पे चलेंगे तो सेकंड कंडीशन होता है आपका यदि डिटर्मिनेंट a हमारा 0 के इक्वल मिल जाता है तब हम समीकरण निकाय को ये जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल 0 मिलता है तब यदि लिख लेंगे यदि डिटर्मिनेंट a 0 तब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू b का मान निकालना पड़ेगा, का मान याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब एडजॉइंट a इंटू b का मान क्या आ जाए, यदि एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल 0। ठीक है, यदि एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल 0 मिलती है तब हम बोल सकते हैं इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अर्थात ये क्या है, असंगत है। ठीक है, असंगत हल रखता है। तब हम बोले, हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप
समीकरण कोई हल नहीं रखता। जिसको बोल सकते हैं असंगत। ठीक है, असंगत हल। और यदि ये तो रहा आपका नहीं रखता तो हम बोल सकते हैं adjoint a इंटू बी नॉट इक्वल 0 मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये असंगत हल है। ठीक है, फिर यदि आपका क्या मिल जाता है, यदि adjoint a इंटू बी आपका 0 मिल जाएगा तो इसको तब ये जो समीकरण निकाय वो संगत हो सकता है या फिर असंगत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे समीकरण निकाय का हल कैसा है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो समीकरण निकाय का यदि हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे ना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यदि वो नॉट इक्वल 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण निकाय है इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स इस समीकरण का क्या है, संगत हल रखता है, समीकरण संगत हल रखता है। ठीक है, फिर वहां से हमें संगत हल रखता है, फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी। फिर चलते हैं सेकंड कंडीशन हमारा होता है यदि हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालें और वो वो इक्वल मिले 0 के, तब हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ता है। और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान, दो कंडीशन यहाँ पे भी आएगा। यदि हम एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर नॉट इक्वल 0 निकालते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 हमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अर्थात असंगत हल है। और यदि हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता है कि इस समीकरण निकाय का असंगत हल है या संगत हल है। ठीक है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो आपका मेन ये 2 पॉइंट ज्यादा आता है। तो आपका इस पॉइंट रैखिक समीकरण निकाय का हल के बारे में हो गया। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत हल के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि संगत हल रखता है या असंगत होता है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका समीकरण निकाल दिया गया है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आव्यूह रूप लिखना पड़ेगा। तो लिख लेंगे समीकरण निकाय का आव्यूह रूप क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 1 माइनस 1 और 1 इंटू एक्स वाई, और ये हो जाएगा 5 4। ठीक है, जहां पे ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए, और ये हो जाएगा आपका एक्स और ये है बी। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना, ये तो हो गया आपका आव्यूह रूप। अब इस आव्यूह रूप हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता चल गई कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और एक्स कौन सा है। ठीक है, तो समीकरण निकाय का हल पता करने के लिए, मतलब संगत और असंगत पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स ए का। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए क्या मिल जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2 माइनस 1 1 1 और x इक्वल टू एक्स वाई और b इक्वल टू 5 4। ठीक है,
यहाँ पे और लिख लें b इक्वल टू 5 4। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 इक्वल टू मिल गया हमें 3, दैट मीन्स नॉट इक्वल 0। डिटर्मिनेंट a क्या मिला हमें, नॉट इक्वल 0 मिला। अतः हम बोल सकते हैं ये जो समीकरण निकाय कौन सा रखता है, संगत है। ठीक है, अतः समीकरण निकाय संगत है, संगत हल रखता है बोल सकते हैं, या संगत है बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है, यदि नॉट इक्वल 0 मिल जाता है तो वहीं से हम बता सकते हैं संगत है, और यदि डिटर्मिनेंट a 0 मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू b निकालना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखेंगे, इसमें दूसरा प्रश्न देख लेंगे कि आपका समीकरण, इसमें भी वही करना है, संगत और असंगत पता करना है। यदि 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 6 माइनस 3y इक्वल टू 5 दिया गया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कौन सा रखता है, असंगत है कि संगत है। तो लिख सकते हैं समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। ठीक है, आव्यूह रूप लिख लेंगे तो यह आ जाएगा 4 6 माइनस 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा 3 5। ठीक है, जहां लिख लेंगे, जहां ये हो जाएगा ax इक्वल टू b। ठीक है, जहां a इक्वल टू लिख सकते हैं 4 माइनस 2 6 माइनस 3, और x इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स वाई, और 3 यहाँ पे दो x और y दो वेरिएबल के लिए था तो हमने एक्स वाई लिखा। जब यहाँ पे इस इक्वेशन में z भी आ जाएगा तो ये x की वैल्यू में एक्स वाई जेड रहेगा। ठीक है, और b की वैल्यू मिल गया हमें 3 और 5। ये समझ में आ गया। अब हमें इसकी संगतता और असंगतता जानने के लिए क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ता है। अब निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट a इक्वल क्या आ जाएगा, देखेंगे इसका a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -12 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अतः डिटर्मिनेंट a क्या मिला, अतः हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट a इक्वल 0 मिला, तब एडजॉइंट a इंटू b निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब एडजॉइंट a इंटू b निकालना है, ज्ञात करना पड़ेगा मान, ज्ञात करना, तब एडजॉइंट a इंटू b का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, या लिख सकते हैं अब एडजॉइंट a इंटू b का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a11 निकालना पड़ेगा। a11 दैट मीन्स 4 का माइनर निकालना पड़ेगा, तो 4 का माइनर आपका आ जाएगा -3, और a12 दैट मीन्स इस -2 का माइनर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड पोजीशन का है तो माइनस होता है तो ये आ जाएगा -6, और इसी तरीके से a13 हम a21 हम निकालें तो a21 में भी माइनस साइन रहता है तो यहाँ पे -2 और -2 दैट मीन्स हो जाएगा 2, और हम निकालेंगे a22 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखेंगे इसका पोजीशन प्लस होता है तो ये आपका आ जाएगा 4। अतः निकाल सकते हैं, और एडजॉइंट a इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 -6 2 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिल गया एडजॉइंट a, हाँ इस तरीके से आपका एडजॉइंट a मिल गया,
एडजॉइंट ए हो गया -3 2 -6 और 4। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट बी निकालना है। तब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 -6 और 2 और 4 का बी के साथ मल्टीप्लाई। तो बी हमारे पास क्या है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा देखेंगे। हाँ, तो चलिए देखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लेंगे। 3 तिया 9 -9 और ये हो जाएगा आपका 3 2 माइनस प्लस 10 हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -6 और ये 5 4 20, ठीक है। चलिए देखेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी हमने निकाला तो ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या मिला हमें, एडजॉइंट ए इंटू बी जो मिला वो क्या है, 1 और 2 मिला। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल 0 मिला। अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण निकाय है वो असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अतः समीकरण असंगत है। अतः समीकरण जो है वो क्या है, असंगत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब डिटर्मिनेंट ए हमें 0 मिला, तब यहाँ पे समीकरण निकाय संगत हो सकता है या असंगत होता है। समीकरण संगत या असंगत हो सकता है, ठीक है। हाँ, संगत या असंगत हो सकता है। क्लियर देखेंगे, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसमें 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, x - y + 2z = 7 और 3x + 4y - 5z = -5 और 2x - y + 3z = 12। इस इक्वेशन को आपको आव्यूह विधि से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का आव्यूह रूप लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आव्यूह रूप कैसे होता है, ax = b, जहां लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां a = हो जाएगा, इसका बनाएंगे 1 3 2 और ये -1 4 1, सॉरी ये -1 और ये 2 -5 3 और x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x y और z। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू और b की वैल्यू हो जाएगी देखेंगे 7 -5 और 12, ठीक है। इतना चलते हैं, ये तो रहा आपका, यहाँ से हमें a x और b की वैल्यू मिल गई। अब इसके ये तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 1 × 12 -5, ठीक है। और यहाँ पे बीच वाला पोजीशन माइनस में रहता है, तो माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 10। फिर नेक्स्ट हमारा 2, तो +2 निकालेंगे इसके लिए, तो यह आ जाएगा -3 -8, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 7 + 19 और ये -22। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 26 - 22, दैट ये हो गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, दैट मीन्स कितना मिल गया 4, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए फाइंड हो गया 4। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 मिला, अर्थात नॉट इक्वल हो गया 0 के। तो जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल होती है 0 के, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ए जो है वो इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, अर्थात व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसका व्युत्क्रम, दैट मीन्स उसका इनवर्स जो है, प्रतिलोम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा।
अर्थात लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हम देखेंगे कि कैसा ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है, आप सब जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है, और ए अवयव लिख लेंगे, अवयव ए आई जे का सहखंडज, अवयव ए आई जे का सहखंडज, दैट मीन्स इंग्लिश में उसको माइनर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कैपिटल ए आई जे, सहखंडज कैपिटल ए आई जे है। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले ए आई जे अर्थात A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो A11 मतलब ये 1 के लिए सहखंडज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, लिख लेंगे इसको, पोजीशन क्या है, फर्स्ट है मतलब प्लस है, ये है 4 -1 5 और 3। ठीक है, ये -5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखेंगे, यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 12 - 5 इक्वल टू आगे 7। फिर हम निकालेंगे A12 का पोजीशन माइनस में रहता है तो माइनस लिख लिए, और ये हो जाएगा 3 2 -5 3, 3 2 -5 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ये आ जाएगा 9, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 10, तो ये आ गया आपका -19। फिर निकालेंगे A21, इसका पोजीशन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, इसके लिए निकाल रहे हैं तो 3 2 4 -1, तो ये होगा 3 2 4 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -8, मतलब क्या आ गया -11। इस तरीके से हम निकालेंगे ये A13 की वैल्यू है ना, ये निकालेंगे A21। ठीक है, तो A21 का पोजीशन हो जाएगा माइनस, तो माइनस पोजीशन के लिए निकाल लेंगे। ये A21 का पोजीशन ये है, आप देखिए -1 -1 2 और 3 मिला, -1 -1 2 और 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 + 2 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, फिर A22 निकाल लेंगे, A22 निकालेंगे तो ये पोजीशन क्या है, प्लस में आएगा, और A22 मतलब इस 4 के लिए हम माइनर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, तो 1 2 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखेंगे, 3 -4 दैट मीन्स -1। तो इस तरीके से ये तो रहा आपका A22, और इसी तरीके से हम अगला निकालेंगे A23 निकालेंगे, A23, तो A23 की वैल्यू ये माइनस पोजीशन, और ये 2 3 के लिए निकाल रहे हैं ना, -5 के लिए निकालेंगे तो 1 2 -1 -1 1 2 -1 इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1 + 2 दैट मीन्स -1। ठीक है, तो ये तो रहा A1 to A1 मतलब A23 तक का हमने निकाल लिया। अब नीचे जो थर्ड रो मिला है इसके लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम निकाल लेते हैं, यहीं पे मैं निकाल दे रही हूँ। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 मिला है। तो A31 के लिए निकालेंगे तो A31 मतलब इस 2 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 4 2 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 8 दैट मीन्स क्या आ जाएगा -3 मिल गया। और A32 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखेंगे पोजीशन माइनस है और ये 1 3 2 -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -5 और ये -6 दैट मीन्स 11। ठीक है,
-11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर निकालेंगे A33 के लिए, तो A33 के लिए निकालेंगे तो देखेंगे 1 3 -1 4, 1 3 -1 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3, ये आ गया 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो मिल गया आपको क्या बोलते हैं, एलिमेंट का माइनर मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। यहां से निकाल लेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखेंगे वैल्यू रखते जाएंगे 7 -19 -11 और फिर है 1 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर है आपका 1 -1 -1, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से -3 11 और 7, -3 11 और 7। ये तो रहा आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें मिला था, यहाँ पे लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ए हमें मिला था 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 -19/4 और -11/4, 1/4 -1/4 -1/4, फिर -3/4 और 11/4 और ये हो जाएगा 7/4। ये मिल गया आपको ए इनवर्स की वैल्यू। अब इतना तक समझ में आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू भी मिल गई। अब लास्ट स्टेप हमारा रहेगा कि x इक्वल्स टू क्या मिलता है, a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो उसी में हम उस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे उसको, इधर मैं रफ कर दे रही हूँ। चलिए आगे देखेंगे। अब a इनवर्स x बराबर a इनवर्स इंटू बी, इसको ले लिए हैं दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में मान रखने पर देखिए क्या आ जाएगा। ये तो आप पता ही है, जैसे हमने देखा था रैखिक समीकरण निकाय सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ए जब 0 मिलता है तो इस तरीके से हम उस समीकरण का हल निकालते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x y और z। ठीक है, और a इनवर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है 7/4 -19/4 और क्या है एक -11/4। ठीक है, और 1/4 -1/4 और -1/4, और नेक्स्ट हमने निकाला -3/4 और 11/4 और 7/4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ए इनवर्स की वैल्यू। और बी की वैल्यू हम निकाल लिए, बी की वैल्यू हमारे पास है 7 -5 और 12, तो ये हो जाएगा 7 -5 और 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए x y और z। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 7/4 इक्वल टू आ जाएगा 49/4। ठीक है, और फिर -5/4, फिर -12 36 आ जाएगा, 36/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, देखेंगे -19 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बाई 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5/4, फिर आपका ये हो जाएगा 11 में हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बाई क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा -77/4 माइनस माइनस प्लस 5/4 और ये हो जाएगा 84/4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, देखेंगे इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा। ये नीचे में पूरा सब में 4 है तो ये आ जाएगा 36 और ये 41, तो ये हो जाएगा 8/4। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 137
और 19 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 19 इंटू 7, इसकी वैल्यू होती है 133 होगी। हाँ 133 होगी। तो ये 133 प्लस क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख ही देते हैं, माइनस 133 प्लस 137/4। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 89 माइनस 77 मतलब 12/4 आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मिल गया x, y और z की वैल्यू हमें मिल गई। देखेंगे 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 आएगा मतलब -1 और ये आ जाएगा सॉरी +1 और ये मिल जाएगा हमें 4 दिया 12। तो इस तरीके से हमें x y यहाँ पे लिख लेंगे संगतता से, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अतः x बराबर 2, y बराबर 1 और z इक्वल्स टू 3। ठीक है, z बराबर 3। ये आपका आंसर है। आगे समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले समझ में आ गया है ना। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन दिया था उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद जो ए मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सब नॉट इक्वल 0 मिलती है, तब हम ए जो मैट्रिक्स है उसको इन्वर्सिबल बोलते हैं, अर्थात व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। तो उसका व्युत्क्रम इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए से निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के निकालेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें और जितना क्वेश्चन दिया गया आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे।